क्या आपने कभी सोचा है कि दो आदमी, एक डॉक्टर और एक प्लम्बर, सेम सैलरी कमाते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक अमीर है और दूसरा ब्रोक? दोनों ने सेम मेहनत की, दोनों ने सेम अपॉर्चुनिटीज मिली, फिर क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा उनके दिमाग में, पैसे का दिमाग। और ये फर्क मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इतनी खूबसूरती से समझाया है कि आपको लगता है कि ये बुक सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। ये कोई टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है जो आपको बताए कि स्टॉक ये लो, म्यूचुअल फंड वो लो। नहीं, ये बुक आपको बताती है कि क्यों आप वो डिसीजंस लेते हैं जो लेते हैं, क्यों आप ग्रीड में सब कुछ लगा देते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, क्यों आप रात को नींद नहीं ले पाते जब मार्केट 10% गिर जाती है, क्यों आपके पड़ोसी की नई कार देख के आपको अपनी कार छोटी लगने लगती है। ये सब नंबर्स का खेल नहीं है, ये फीलिंग्स का खेल है। मॉर्गन हाउसल एक फाइनेंशियल राइटर हैं जिन्होंने 10 साल तक वॉल स्ट्रीट ऑब्जर्व की। उन्होंने अमीर लोगों को देखा, उन्होंने ब्रोक लोगों को देखा, और उन्होंने रियलाइज किया कि पैसा कमाने में सबसे बड़ा एनिमी आपका खुद का दिमाग है। आपका ईगो, आपकी जेलसी, आपका फियर, आपका ग्रीड। ये वो चीजें हैं जो आपको मिलियनेयर बना सकती हैं या फिर आपको रोड पे ला सकती हैं। इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं, 20 अलग अलग लेसन्स, लेकिन सबकी एक ही थीम। समझ लो कि तुम कौन हो, फिर पैसे के डिसीजंस लो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप पैसे को नहीं समझ पाओगे, चाहे आप कितनी भी डिग्रीज ले लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। आपने कभी सोचा है कि वो आदमी जो 2008 के क्रैश में सब कुछ बेच के भागा, वो पागल था? नहीं था। उसने अपने दादा से सुना था कि 1929 में लोग बिल्डिंग से कूद रहे थे। उसके लिए वो रैशनल डिसीजन था। वो आंटी जो सिर्फ गोल्ड रखती है, बेवकूफ नहीं है। उसने 1990 में बैंक लाइन में लोगों को परेशान होते देखा था। वो दोस्त जो क्रिप्टो में पूरा पैसा लगा देता है, उसने 2021 में किसी को मिलियनेयर बनते देखा है। उसके लिए वो पॉसिबिलिटी रियल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर किसी का फाइनेंशियल डिसीजन उनके पर्सनल हिस्ट्री का प्रोडक्ट है। आप जो आज डिसाइड करते हैं उसमें आपकी उम्र, आपके पेरेंट्स की इनकम, आपका देश, आपका रिलीजन, आपकी जनरेशन सब इंक्लूडेड है। दो लोग सेम सिचुएशन में अलग डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी मनी स्टोरी अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में लोग स्टॉक्स पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने 100 साल की ग्रोथ देखी है। जापान में लोग स्टॉक से डरते हैं क्योंकि उन्होंने 1989 के बाद 30 साल का स्टैग्नेशन देखा है। दोनों रैशनल हैं अपनी जगह, दोनों राइट हैं, लेकिन अगर जापानीज आदमी अमेरिकन को एडवाइस देगा या वाइस वर्सा, दोनों गलत लगेंगे। इसलिए जब कोई आपको कहता है कि ये तो कॉमन सेंस है, तो हमेशा पूछिए कि किसका कॉमन सेंस, क्योंकि कॉमन सेंस हर किसी के लिए अलग होता है, और ये बात समझना पहला स्टेप है टुवर्ड्स फाइनेंशियल विजडम। चैप्टर 2, लक और रिस्क दोनों को रिस्पेक्ट दो। बिल गेट्स को वर्ल्ड का सबसे लकी टीनेजर कहा जा सकता है। नहीं, उसके पास सिर्फ टैलेंट नहीं था, उसके स्कूल में एक कंप्यूटर लैब था 1968 में। उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी स्कूल्स गिन के चुने जा सकते थे। उसके साथ एक और लड़का था, पॉल एलन। दोनों ने सेम अपॉर्चुनिटी ली, लेकिन एक और था, उसका नाम था केंट एवंस। वो भी उसी स्कूल में था, वो भी उसी कंप्यूटर लैब में था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मर गया 17 साल की उम्र में। आज हम बिल गेट्स की स्टोरी जानते हैं, केंट एवंस की नहीं। हाउसल कहते हैं कि हम आउटकम्स को देख के डिसीजंस जज करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसका डिसीजन अच्छा था, अगर कोई फेल हुआ तो बेवकूफ था। लेकिन रियलिटी में लक और रिस्क दोनों बेहतरीन है। एक आदमी ने सेम स्मार्ट डिसीजन लिया, लेकिन उसका लक खराब था, वो हिस्ट्री से इरेज हो गया। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन आप उनके लक को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, आप उनके रिस्क को भी नहीं देख सकते। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइस लेने में हमेशा केयरफुल रहो। शायद जो उनके लिए काम किया वो आपके लिए ना करे, क्योंकि आपका लक अलग है। और एक बात, जब आप खुद सक्सेसफुल होते हैं तो ये मत सोचो कि सिर्फ आपकी वजह से हुआ, लक का भी रोल था। ये ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखेगी। और जब आप फेल होते हैं तो ये मत सोचो कि आप बेकार हैं, शायद सिर्फ रिस्क ने आपको पकड़ लिया। ये पर्सपेक्टिव आपको मेंटली हेल्दी रखेगा। चैप्टर 3, इनफ। ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में डालो। रजत गुप्ता का नाम सुना है? मैकिन्जी का सीईओ।
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पेड कंसल्टेंट्स में से एक। उसके पास ऑलरेडी इनफ था, लेकिन उसने कभी ये वर्ड अपने वोकैबुलरी में ऐड नहीं किया। उसने सोचा कि थोड़ा और। इनसाइडर ट्रेडिंग की, जेल गई, रेप्यूटेशन खो दी, सब कुछ, क्योंकि उसके पास इनफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाउजल कहते हैं कि इंसान का ब्रेन मोर के लिए वायर्ड है। एवोल्यूशन में जो ज्यादा खाता था वो सरवाइव करता था, लेकिन आज ये इंस्टिंक्ट आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप 50,000 कमाते हैं तो 100,000 चाहिए, 100,000 पे पहुंचते हैं तो 500,000 चाहिए। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं, बर्नी मैडॉफ। उसके पास ऑलरेडी बिलियंस थे, लेकिन थोड़ा और के चक्कर में उसने पूरी स्कीम बनाई, सब कुछ गया। लीमन ब्रदर्स के सीईओ को देखो, ऑलरेडी करोड़ों का पैकेज, लेकिन थोड़ा और के लिए रिस्क लिया, कंपनी गई, नाम मिट्टी में मिला। इनफ डिफाइन करना सीखो। आपके लिए इनफ क्या है? एक घर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, वर्ल्ड घूमना, ये डिफाइन करो, क्योंकि जब तक फिनिश लाइन नहीं होगी आप भागते रहोगे और थक के गिर जाओगे। और सबसे बुरा, आप गिरते वक्त वो भी खो दोगे जो आपके पास ऑलरेडी था। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। ये मैजिक टाइम से आती है। वॉरेन बफेट का 99% वेल्थ उसने 50 साल की उम्र के बाद बनाई। अगर वो 30 पे रिटायर हो जाता तो आज फोर्ब्स लिस्ट में नाम नहीं होता। उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं थी, उसके पास टाइम था और पेशेंस थी। कंपाउंडिंग की ब्यूटी ये है कि ये स्लो स्टार्ट होती है। पहले 5 साल में कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक 10 साल में ग्रोथ दिखती है, 20 साल में वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब इम्पेशेंट हैं। हम 6 महीने में रिजल्ट्स चाहते हैं, 1 साल में डबलिंग चाहते हैं। क्रिप्टो में लोग ओवरनाइट मिलियनेयर बनते हैं, वो हेडलाइंस बनती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। लेकिन जो स्लो एंड स्टेडी कंपाउंड कर रहा है वो हेडलाइंस नहीं बनता, वो साइलेंटली अमीर होता जाता है। आपको डिसाइड करना है कि आप हेडलाइंस बनना चाहते हैं या वेल्थ। हाउजल एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया और वो हर साल डबल हो गया तो 20 साल में वो 1 मिलियन हो जाता है। लेकिन पहले 15 साल में वो सिर्फ 32,000 होता है। आखिरी 5 साल में वो $9,68,000 बढ़ता है। ये कंपाउंडिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग 15 साल में ही हार मान लेते हैं। वो 32,000 देख के सोचते हैं कि ये तो स्लो है, कोई और तरीका ढूंढते हैं, और वो आखिरी 5 साल मिस कर देते हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं। आपको टाइम देना है, और टाइम तभी दे सकते हैं जब आप गेट रिच क्विक के चक्कर में नहीं हैं। अपना प्लान इतना लॉन्ग टर्म रखो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपको अफेक्ट ना करें। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ये 2 अलग स्किल्स हैं। पैसा बनाना अलग चीज है, पैसा रखना अलग। गेटिंग वेल्दी में आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, रिस्क टेकिंग चाहिए, अग्रेशन चाहिए। लेकिन स्टेइंग वेल्दी में आपको पैरानोया चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, फियर चाहिए। हाउजल कहते हैं कि फाइनेंशियल सर्वाइवल का फॉर्मूला सिंपल है। थोड़ा कम कमाओ जितना लगता है, थोड़ा ज्यादा बचाओ जितना लगता है। हर डिसीजन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। लेकिन ये सिंपल चीज मुश्किल क्यों है? क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। जब आप कुछ कमा लेते हैं तो लगता है कि आप स्मार्ट हैं, कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते। तो आप कौन हैं, ये सोचना जरूरी है। नसीम तालेब ने एक बात कही थी, यू कैन बी रिस्क लविंग एंड येट कंप्लीटली अवर्स टू रूइन। मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसी रिस्क मत लो जो आपको वाइप आउट कर दें। हमेशा ऐसा प्लान रखो कि अगर सब कुछ गलत हो जाए तब भी आप जिंदा रहें, क्योंकि जिंदा रहना ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप गेम से बाहर हो गए तो आप फिर से खेल नहीं सकते। चैप्टर 6, टेल इवेंट्स। ये दुनिया कॉर्नर्स में चलती है। डिज्नी ने 400 से ज्यादा कार्टून्स बनाए, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ स्नो वाइट से आया, बाकी सब ऑलमोस्ट इररेलेवेंट थे। वेंचर कैपिटल में 100 स्टार्टअप्स में से 90 फेल होती हैं, लेकिन 1-2 ऐसी होती हैं जो पूरी फंड की परफॉर्मेंस रिकवर कर देती हैं। आर्ट में, म्यूजिक में, बिजनेस में, सब जगह यही पैटर्न है। हाउजल कहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है। आपकी डिसीजंस का ज्यादातर इंपैक्ट सिर्फ कुछ एक्सट्रीम मोमेंट्स में आता है, बाकी सब एवरेज है। आपने 1000 डिसीजंस लिए,
लेकिन आपकी लाइफ चेंज हुई सिर्फ 5 से। वो 5 टेल इवेंट्स थे। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मत सोचो कि हर साल 15% रिटर्न चाहिए। सोचो कि मैं जिंदा रहूं ताकि वो एक टेल इवेंट आ सके जिससे सब बदल जाए। अगर आप गेम में हैं तो इवेंचुअली वो इवेंट आएगा, लेकिन अगर आपने बीच में क्विट कर दिया तो वो इवेंट आपको मिस कर जाएगा। ये पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म थिंकिंग को एनकरेज करता है, आपको हर दिन की वॉलेटिलिटी से बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि असली गेम वो नहीं है जो रोज हो रहा है, असली गेम वो है जो 10-20 साल में 1-2 बार होगा। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली लग्जरी ये है। हाउजल ने रिसर्च की कि लोग पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं। जवाब स्टफ नहीं, फ्रीडम। वो फ्रीडम कि आप अपना टाइम अपनी मर्जी से स्पेंड कर सको, जिससे चाहे मिल सको, जहां चाहे जा सको, जब चाहे सो सको। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पैसे से चीजें खरीदते हैं जो दिखाती हैं, लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, बड़ा घर। ये सब क्या है? ये फ्रीडम की जगह ले रही हैं। आप लैम्बोर्गिनी खरीद के उसकी ईएमआई में फंस गए, आप रोलेक्स पे पैसे उड़ा के अपनी सेविंग्स कम कर ली, आप बड़ा घर लेके उसकी मेंटेनेंस में फंस गए। हाउजल कहते हैं कि द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विद हु यू वांट, फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट इज प्राइसलेस। इट इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। ये कोई कार नहीं दे सकती, कोई वॉच नहीं दे सकती, ये सिर्फ आपके पास सेव्ड मनी दे सकती है। और एक बात, फ्रीडम सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं चाहिए, आपको आज चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने की सेविंग्स हैं तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं अगर टॉक्सिक है। अगर आपके पास 2 साल की सेविंग्स हैं तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी की कोई प्राइस नहीं होती, लेकिन हम इसे अंडर वैल्यू करते हैं क्योंकि ये दिखती नहीं है। चैप्टर 8, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये चैप्टर का टाइटल ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आदमी लैम्बोर्गिनी चला रहा है तो उसके पास शायद पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ लैम्बोर्गिनी है। असली अमीर वो है जो आपको नजर नहीं आता। वो आपके जितना ही कमा रहा है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि उसका पैसा उसकी बैंक अकाउंट में रहेगा, उसकी गराज में नहीं। हाउजल कहते हैं कि स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ये सिंपल सी बात है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी विजिबल वेल्थ को सेलिब्रेट करती है। इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो अमीर है, लेकिन असली अमीर वो है जिसकी नेटवर्थ आप गेस नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त हैं, एक ने 50,000 की कार ली, मंथली पेमेंट 800। दूसरे ने 10,000 की कार ली, कैश में। पहला दोस्त हर जगह सक्सेसफुल दिखता है, दूसरा एवरेज। लेकिन 5 साल बाद पहले दोस्त ने कार बेच दी और उसने ऑलमोस्ट 20,000 इंटरेस्ट में दिए। दूसरे दोस्त ने वो 800 मंथली इन्वेस्ट किया, 5 साल में उसके पास 60,000 से ज्यादा है। अब बताओ कौन अमीर है? ये इनविजिबल वेल्थ की पावर है, लेकिन ये बोरिंग है। ये सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं देती, इसलिए कम लोग इसे फॉलो करते हैं और इसीलिए कम लोग एक्चुअली अमीर होते हैं। चैप्टर 9, सेव मनी। इसका असली मतलब समझो। सेव करना सिर्फ खर्चे कम करना नहीं है, सेव करना ये है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को ऑप्शंस दे रहे हैं। आपके पास जो भी पैसे बचाए हैं वो एक्चुअली टाइम है। वो टाइम जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब काम आएगा। लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन में सेविंग्स का क्या फायदा? फायदा ये है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। मेडिकल इमरजेंसी, आप कवर्ड हैं। जॉब छोड़नी है, आप कर सकते हैं। अच्छा आइडिया आया, आप उस पे जंप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी की कोई प्राइस नहीं होती। हाउजल कहते हैं कि सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस। यू कैन स्पेंड लेस इफ यू डिजायर लेस, एंड यू विल डिजायर लेस इफ यू केयर लेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। ये सर्कल समझना जरूरी है। आप कम खर्चे नहीं कर पाते क्योंकि आप ज्यादा डिजायर करते हैं। आप ज्यादा डिजायर करते हैं क्योंकि आपको दूसरों की सोच की परवाह है। ये ब्रेक करना होगा। और एक बात, सेविंग्स रेट मैटर करता है, इनकम नहीं। 2 लोग हैं, एक 1 लाख कमाता है और 90,000 खर्च करता है, दूसरा 50,000 कमाता है और 30,000 खर्च करता है। दूसरा अमीर है क्योंकि उसके पास 20,000 बचत है, पहले के पास सिर्फ 10,000। लेकिन सोसाइटी पहले को सक्सेसफुल मानती है क्योंकि वो ज्यादा खर्च रहा है। ये पैराडॉक्स समझना जरूरी है। चैप्टर 10, रीजनेबल बीट्स रैशनल। मैथमेटिकली अगर आपका घर में रहने का प्लान है 20 साल तो रेंटिंग रैशनल है,
लेकिन इमोशनली घर अपना होता है, वो रीजनेबल है। अगर आपको 100% स्टॉक्स में रखना मैथमेटिकली बेस्ट है, लेकिन आप रात को नींद नहीं ले पाते, तो वो रैशनल है लेकिन आपके लिए रीजनेबल नहीं। हाउजल कहते हैं कि अ रैशनल इन्वेस्टर मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिक फैक्ट्स, अ रीजनेबल इन्वेस्टर मेक्स देम इन अ कॉन्फ्रेंस रूम सराउंडेड बाय कोवर्कर्स यू वांट टू थिंक हाईली ऑफ, और एट द थैंक्सगिविंग टेबल इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और इन द डेस्क चेयर अक्रॉस फ्रॉम योर हस्बैंड हु डिपेंड्स ऑन यू। ये कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो आप फॉलो कर सको। कंसिस्टेंसी रैशनैलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रीजनेबल प्लान जो आप 20 साल फॉलो करो, वो एक परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो आप 2 साल में छोड़ दो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी रिस्क टॉलरेंस समझो, अपनी इमोशनल कैपेसिटी समझो और उसके हिसाब से प्लान बनाओ। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये सर्वाइवल है। अगर आपने सोचा कि मेरी सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी और वो नहीं बढ़ी, तो आपका पूरा प्लान फेल। लेकिन अगर आपने सोचा कि शायद सैलरी सेम रहे या कम हो जाए और उस हिसाब से प्लान किया, तो आप सेफ हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर फाइनेंशियल डिसीजन में होनी चाहिए। घर लेना है, लीजिए, लेकिन ऐसा कि अगर एक सैलरी बंद हो जाए तो भी ईएमआई दे सको। कार लेनी है, लीजिए, लेकिन ऐसा कि अगर 6 महीने जॉब ना मिले तो भी पेमेंट हो सके। इन्वेस्ट करना है, करें, लेकिन ऐसा कि अगर 50% क्रैश हो जाए तो आपको नींद आए। ये कंजर्वेटिव अप्रोच लगता है, लेकिन ये एक्चुअली अग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि ये आपको गेम में रखता है और गेम में रहना ही सब कुछ है। अगर आप आउट हो गए तो आप फिर से खेल नहीं सकते। तो हमेशा रूम फॉर एरर रखो, हमेशा। चैप्टर 13, यू विल चेंज। आप बदलेंगे। आप जो आज सोचते हैं कि आप 40 साल की उम्र में क्या चाहेंगे, वो शायद गलत हो। मैं जब 20 का था, मुझे लगता था कि 30 तक मैं रिटायर कर जाऊंगा। अब 30 हूं और मुझे पता है कि मैं रिटायर क्यों नहीं करना चाहता। मेरी गोल्स बदल गए, मेरी प्रायोरिटीज बदली हैं, मेरी इनफ रीडिफाइन हुई है। हाउजल कहते हैं कि द ट्रिक इज टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंज एंड मूव ऑन एज सून एज पॉसिबल। अपना फाइनेंशियल प्लान इतना रिजिड मत बनाओ कि आप खुद को फ्यूचर में ट्रैप कर लो। फ्लेक्सिबल रहो, रिव्यू करते रहो, और हाँ, जब आपकी गोल्स बदलें तो गिल्टी मत फील करो। ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग अपने 25 साल के गोल्स पे 45 साल की उम्र में स्टक हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं तो यॉट पे घूमूंगा। अब उन्हें पता है कि उन्हें यॉट से ज्यादा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम चाहिए, लेकिन वो पुराने प्लान पे चल रहे हैं। ये इरैशनल है। अपने आज के गोल्स के हिसाब से प्लान करो, कल के गोल्स कल देख लेंगे। चैप्टर 14, नथिंग्स फ्री। हर चीज की कीमत है। मार्केट में वॉलेटिलिटी फ्री है। उसकी प्राइस ये है कि आपको बेयर मार्केट्स झेलने पड़ेंगे। हायर रिटर्न्स की प्राइस ये है कि आपको हायर रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइस अपफ्रंट नहीं दिखती, वो तब दिखती है जब मार्केट 30% गिर जाता है और आप रात को नींद नहीं ले पाते। हाउजल कहते हैं कि द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग सक्सेस इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। इट्स नॉट अ प्राइस टैग यू कैन सी, सो व्हेन द बिल कम्स ड्यू इट फील्स लाइक अ फाइन। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आपको लगता है कि आपने कोई गलती की जब मार्केट गिरा, लेकिन नहीं, ये उस प्राइस का हिस्सा था जो आपने अपफ्रंट पे नहीं की थी। तब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये प्राइस आप देना चाहते हैं। अगर नहीं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करो। 8% रिटर्न चाहिए इंस्टेड ऑफ 15%। उसकी प्राइस कम वॉलेटिलिटी है। ये ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है, और ये पर्सनल डिसीजन है। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है। सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितना प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं। चैप्टर 15, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। बैलेंस चाहिए। पेसिमिज्म साउंड्स इंटेलिजेंट। मार्केट गिरने वाला है, रिसेशन आ रही है, ये सुन के लोग आपको स्मार्ट समझते हैं। न्यूज़ चैनल्स पेसिमिज्म बेचते हैं क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करता है। लेकिन ऑप्टिमिज्म ही वेल्थ बनाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड बेटर होता जाता है। हाउजल कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म इज अ बिलीफ दैट द ऑड्स ऑफ अ गुड आउटकम आर इन योर फेवर ओवर टाइम, इवन व्हेन देयर विल बी सेटबैक्स अलोंग द वे। ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बेवकूफी है, लेकिन रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म जरूरी है। आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट करना है। ये बैलेंस मुश्किल है, लेकिन यही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का सीक्रेट है। वो ऑप्टिमिस्टिक हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन पैरानॉइड शॉर्ट टर्म में।
वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर पे बिलीव है, लेकिन वो इमरजेंसी फंड रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 16 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब आप डेस्परेट होते हैं तब आप कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप गेट रिच क्विक स्कीम्स पे बिलीव कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी है। हाउसल कहते हैं कि द मोर यू वांट समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव अ स्टोरी दैट ओवर एस्टिमेट्स द ऑड्स ऑफ इट बीइंग ट्रू। ये कंफर्मेशन बायस है। आप सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस तब मत लो जब आप इमोशनली वल्नरेबल हैं। रुको, सोचो और फिर डिसाइड करो। अगर कोई स्कीम टू गुड टू बी ट्रू लग रही है तो वो प्रॉबेबली है। अगर कोई आपको गारंटीड रिटर्न्स दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो फ्रॉड कर रहा है। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। और यही पॉइंट है, फाइनेंशियल सक्सेस बोरिंग है। ये एक्साइटिंग नहीं है, ये हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन ये काम करती है। लोग आपको बोरिंग बोलेंगे, लेकिन 20 साल बाद जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तब वही लोग आपसे पूछेंगे कि तूने किया क्या था। जवाब सिंपल होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस शुरू किया और रुका नहीं। चैप्टर 19 द साइकोलॉजी अप्लाइड। आपके लिए क्या करें? तो अब प्रैक्टिकल बात, आपको क्या करना चाहिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बता सकता हूं जो ऑलमोस्ट हर किसी के लिए काम आएंगे। पहला, अपनी सेविंग्स रेट बढ़ाओ। कितना कमाते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना बचाते हैं। एम करो कम से कम 20% बचत की, अगर हो सके तो 30-40%। दूसरा, टाइम दो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। 10 साल मिनिमम, 20 साल बेहतर, 30 साल बेस्ट। और इस बीच मत देखो, मत चेक करो रोज, मत पैनिक करो। तीसरा, इनफ डिफाइन करो अपने लिए। लिखो, सोचो, डिस्कस करो अपने पार्टनर से। ये फिनिश लाइन आपको रेस में सीन रखेगी। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, रिजिडिटी मत रखो। आपका प्लान चेंज हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। पांचवा, अपने बिहेवियर पे काम करो, सिर्फ नॉलेज पे नहीं। आपको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपका बिहेवियर अलाउ नहीं करता। उस पे काम करो। चैप्टर 20 द फाइनल लेसन। पैसा टूल है, मास्टर नहीं। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं एक बात से जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा एक टूल है, टूल को मास्टर करो, टूल के स्लेव मत बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद ये बुक पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो कि अमीर होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फ्री होना। फ्री अपने डिसीजन से, फ्री अपने फियर्स से, फ्री अपनी इनसिक्योरिटीज से, फ्री उन लोगों की सोच से जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए प्रेशर डालते हैं। हाउसल ने एक बात कही, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। ये फरारी में घूमना नहीं है, ये है कि आपके पास ऑप्शन है। आप चाहे तो काम कर सको, चाहे तो ना कर सको। ये फ्रीडम पैसे से आती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो शायद आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आज रात को पेन और पेपर लो और लिखो, मेरे लिए इनफ क्या है। स्पेसिफिक होना, नंबर्स में लिखना, टाइम फ्रेम दो और फिर उसके हिसाब से प्लान बनाओ। और हां, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, आपकी साइकोलॉजी के बारे में है। और जब तक आप अपनी साइकोलॉजी नहीं समझोगे, आप पैसे को नहीं समझ पाओगे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव चीज है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते।